हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़े अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन में हमारा जो है पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है। शायद आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके जरूर देखिएगा। आज दूसरा चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है राष्ट्र शक्ति तथा राष्ट्रहित। राष्ट्र शक्ति तथा राष्ट्रहित। आप अपना सिलेबस चेक करिएगा। अगर आपके सिलेबस में यह है तो यह वीडियो आपके लिए है। पॉलिटिक्स से आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, चाहे नेट दे रहे होंगे, चाहे जेआरएफ दे रहे होंगे, चाहे आप जो है राजस्थान का लेक्चरर का एग्जाम दे रहे होंगे, चाहे पीजीटी का दे रहे होंगे, जीआईसी का दे रहे होंगे, या अगर आप एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, अगर लिखने के लिए आता है तो बहुत आराम से आप इसको लिख देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस वीडियो में हम लोगों को क्या मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा और करते हुए भी चलिएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। राष्ट्र शक्ति तथा राष्ट्रहित। राष्ट्र शक्ति तथा राष्ट्रहित। चलिए, राष्ट्र शक्ति तथा राष्ट्रहित। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख यथार्थवादी विचारक। अगर आपसे पूछा गया, क्वेश्चन पूछ लीजिए, मान लीजिए पूछ ही लिया गया कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख यथार्थवादी किसे माना जा सकता है, किसे माना जाता है, प्रमुख यथार्थवादी किसे माना जाता है? मॉर्गेनथाउ का। किसको टिक करना है? मॉर्गेनथाउ का। किसको टिक करना है? मॉर्गेनथाउ महोदय को टिक करना है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख यथार्थवादी विचारक मॉर्गेनथाउ ने। मॉर्गेनथाउ की पुस्तक का क्या नाम है? शायद मैंने कल भी बताया था। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो मॉर्गेनथाउ की पुस्तक का क्या नाम है? पॉलिटिक्स अमंग द नेशन। क्या है? पॉलिटिक्स अमंग द नेशन। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख यथार्थवादी विचारक मॉर्गेनथाउ की पुस्तक कौन सी है? पॉलिटिक्स अमंग द नेशन में। अमंग द नेशन में जो है राष्ट्रीय हित को, किसको? ध्यान से समझिएगा। चैप्टर हमारा क्या है? राष्ट्र शक्ति तथा राष्ट्रहित। राष्ट्र शक्ति तथा राष्ट्रहित। तो जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख यथार्थवादी विचारक मॉर्गेनथाउ हैं, उनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स अमंग द नेशन। पॉलिटिक्स अमंग द नेशन में जो है मॉर्गेनथाउ ने जो है राष्ट्रहित को, किसको? राष्ट्रहित को अंतरराष्ट्रीय राजनीति की कुंजी माना। अगर क्वेश्चन पूछा गया कौन सा ऐसा विचारक है जिसने जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो है राष्ट्र शक्ति को, किसको? राष्ट्र शक्ति को जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति की कुंजी माना है, तो किसने माना है? मॉर्गेनथाउ ने माना है। और किस पुस्तक में उन्होंने लिखा है इस चीज को? तो पॉलिटिक्स अमंग द नेशंस में। पॉलिटिक्स अमंग द नेशंस में उन्होंने लिखा कि जो राष्ट्रहित है वह क्या है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति की कुंजी है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की कुंजी क्या है? राष्ट्रहित है। किसके अनुसार? किसके अनुसार? मॉर्गेनथाउ के अनुसार। किसमें लिखा है उन्होंने? अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग द नेशन में लिखा है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। जिसे केवल शक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। जिसे केवल किसके परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है? राष्ट्रहित को शक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। किसके परिप्रेक्ष्य में? शक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरी परिभाषा देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा और लिखते हुए भी चलिएगा, समझते हुए भी चलिएगा। बार बार हम इसलिए रिपीट कर देते हैं जिससे आप लोगों को याद हो जाए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति थोड़ा जो है टफ है। दूसरा देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय शक्ति। राष्ट्रीय शक्ति जो है किसी राष्ट्र की वह क्षमता है। राष्ट्रीय शक्ति जो है किसी राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके माध्यम से वह दूसरे राष्ट्र के कार्यों व्यवहार को अपने अनुकूल मोड़ता है।
किसके अनुसार मोड़ता है? अपने अनुकूल मोड़ता है। ध्यान से समझिएगा, इसमें राष्ट्रीय शक्ति, किस पर ध्यान देना हमें? राष्ट्रीय शक्ति को पकड़ना हमें। राष्ट्रीय शक्ति जो है किसी राष्ट्र की वह क्षमता है, राष्ट्रीय शक्ति जो है किसी राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके माध्यम से वह दूसरे राष्ट्र के कार्यों व्यवहार को अपने अनुकूल क्या कर लेता है? ढाल लेता है। अपने अनुकूल क्या कर लेता है? ढाल लेता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास शक्ति है, तो आप कोई भी कार्य कराना चाहें तो अपने अनुकूल जो है परिस्थितियों को बना लेंगे। वही जो है मार्गेंथाउ महोदय कह रहे हैं कि अगर कोई राष्ट्र के पास बहुत ज्यादा शक्ति है तो वह किसी भी देश को अपने अनुकूल ढाल लेगा। आप लोग समझ गए होंगे, राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्र की वह क्षमता है। ध्यान से समझिएगा, अगर यह पूछा गया किसकी परिभाषा है तो यह परिभाषा है, यह कथन है, मार्गेंथाउ का कथन है। राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके माध्यम से वह दूसरे राष्ट्र के कार्य एवं व्यवहार को अपने अनुकूल ढाल लेता है। कार्य एवं व्यवहार को अपने अनुकूल क्या कर लेता है? ढाल लेता है या मोड़ लेता है। इस चीज को पकड़ के रखना, यह मार्गेंथाउ का कथन है। अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आप बेहिजक मार्गेंथाउ पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्र के राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने की योग्यता का नाम है। किसका कथन है? राष्ट्रीय शक्ति। ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्र के राष्ट्रीय हित को, राष्ट्रीय हित को, किसी राष्ट्र के राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने की योग्यता का नाम है। किसने कहा है? हार्टमैन ने कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करते हुए चलिएगा, अपने नोट में मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय शक्ति जो है किसी राष्ट्र के राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने की योग्यता का नाम है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, राष्ट्रीय शक्ति जो है किसी राष्ट्र के राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने की योग्यता का नाम है। यह कथन जो है हार्टमैन का है। यह किसका कथन है? हार्टमैन का कथन है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्र के राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने की योग्यता का नाम है। आगे बढ़ते हैं, चलिए तीसरा देख लेते हैं हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह राष्ट्र की वह क्षमता है, यह राष्ट्र की वह क्षमता है जो दूसरे से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करा सकता है। अगर आपके पास पावर है, शक्ति है, ताकत है, तो आप क्या कर सकते हैं? दूसरे के विरुद्ध भी काम करा सकते हैं, दूसरे के विरुद्ध भी काम करा सकते हैं। ये समझने वाली बात है, इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं है। यह राष्ट्र की वह क्षमता है जो दूसरे से उसकी इच्छा के विरुद्ध जो है कार्य करा सकता है। जो मजबूत राष्ट्र होगा, जो मजबूत देश होगा, वह जो है अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो है दूसरे देश से कार्य करा सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन है स्वार्जनबर्ग के अनुसार। किसके अनुसार? स्वार्जनबर्ग। स्वार्जनबर्ग ने क्या कहा है? स्वार्जनबर्ग ने कहा है कि यह राष्ट्र की वह क्षमता है जो दूसरे से उसकी इच्छा के विरुद्ध जो है कार्य करा सकता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस, पामर तथा पार्किंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। पामर तथा पार्किंस ने जो है राष्ट्रीय तत्वों को दो वर्गों में विभाजित किया। पहला तो क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने जो है राष्ट्रीय तत्वों को दो वर्गों में विभाजित किया है? किसने जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो है राष्ट्रीय तत्वों को दो वर्गों में विभाजित किया है? तो पारमा, कौन सा नाम है? पामर तथा पार्किंस।
पामर तथा पार्किंस, कौन है? पामर तथा पार्किंस ने जो है राष्ट्रीय तत्वों को दो वर्गों में विभाजित किया है। पहला तत्व है गैर मानवीय, दूसरा तत्व है मानवीय। पहला तत्व कौन सा है? गैर मानवीय तथा मानवीय। पामर तथा पार्किंस ने जो है राष्ट्रीय तत्वों को दो वर्गों में विभाजित किया है। पहला जो है गैर मानवीय, दूसरा मानवीय। गैर मानवीय के अंतर्गत आएगा जो है भूगोल, पहला कौन सा आएगा? भूगोल, तथा दूसरा आएगा प्राकृतिक संसाधन। दूसरा कौन सा आएगा? प्राकृतिक संसाधन। भूगोल गैर मानवीय के अंतर्गत दो तत्वों को इन्होंने शामिल किया है। कितने तत्वों को? दो तत्वों को शामिल किया है। पहला तत्व जो है भूगोल है, दूसरा तत्व कौन सा है? प्राकृतिक साधन है। दूसरा कौन सा है? प्राकृतिक साधन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग मानवीय तत्व को देखते हैं। मानवीय तत्व को जो है पामर तथा पार्किंस ने 6 वर्गों में विभाजित किया है। कितने? 6 वर्गों में विभाजित किया है। पहला जो है जनसंख्या है, पहला क्या है? जनसंख्या। दूसरा तकनीकी ज्ञान, तीसरा विचारधारा। जनसंख्या, तकनीकी ज्ञान, विचारधारा। जनसंख्या, तकनीकी ज्ञान, विचारधारा, मनोबल। जनसंख्या, तकनीकी ज्ञान, विचारधारा, मनोबल, राष्ट्रीय नेतृत्व। कौन सा? पांचवा कौन सा तत्व है? नेतृत्व। छठा तत्व जो है राष्ट्रीय चरित्र। राष्ट्रीय चरित्र, कूटनीति, सूचना, क्या क्या है? राष्ट्रीय चरित्र, कूटनीति तथा सूचना। पामर तथा पार्किंस ने जो है राष्ट्रीय तत्वों को दो वर्गों में विभाजित किया। पहला तत्व गैर मानवीय, दूसरा तत्व है मानवीय। गैर मानवीय को इन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला जो भूगोल है, दूसरा कौन सा है? प्राकृतिक संसाधन है। इसके बाद जो है मानवीय तत्वों को जो है पामर तथा पार्किंस ने 6 भागों में विभाजित किया। पहला तत्व जनसंख्या है, दूसरा तकनीकी ज्ञान है, तीसरा विचारधारा है, चौथा मनोबल है, पांचवा जो है नेतृत्व है, छठा राष्ट्रीय चरित्र, कूटनीति तथा सूचना है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। भूगोल जो है सबसे अस्थायी तत्व माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय तत्वों में सबसे अस्थायी तत्व किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? भूगोल को माना जाता है। सबसे राष्ट्रीय तत्वों में सबसे अस्थायी तत्व कौन सा है? भूगोल। कौन सा है? भूगोल। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, चलिए। सबसे अस्थायी तत्व कौन सा माना जाता है? राष्ट्रीय तत्वों में सबसे अस्थायी तत्व भूगोल माना जाता है। आप लोग भूलेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक देश की विदेश नीति का निर्धारण भूगोल के द्वारा किया जाता है। यह कथन किसका है? एक देश की विदेश नीति का निर्धारण जो है भूगोल द्वारा किया जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? आप लोग बताइए। एक देश की विदेश नीति का निर्धारण जो है भूगोल द्वारा किया जाता है। यह कथन किसका है? किसका है? नेपोलियन का। किसका है? नेपोलियन का। नेपोलियन का कथन है। एक देश की विदेश नीति का निर्धारण जो है भूगोल के द्वारा किया जाता है। यह कथन किसका है? नेपोलियन का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। महाव एक विचारक है। कौन से? महाव। लिख लीजिएगा, महाव मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाव के अनुसार जो राष्ट्र समुद्र के किनारे होते हैं, महाव ने क्या कहा है? महाव ने क्या कहा है? जो राष्ट्र समुद्र के किनारे होते हैं वह अधिक शक्तिशाली होते हैं। किसने कहा कि जो राष्ट्र समुद्र के किनारे होते हैं वह अधिक शक्तिशाली होते हैं? तो किसने कहा? महाव के अनुसार जो राष्ट्र जो है समुद्र के किनारे होते हैं वह अधिक शक्तिशाली होते हैं। इनके अनुसार, किसके अनुसार? महाव के अनुसार ब्रिटेन व अमेरिका की सफलता का कारण उसकी नौसैनिक शक्ति है। ब्रिटेन व अमेरिका की सफलता का कारण जो है महाव ने माना। किसको माना? उसकी जो है नौसैनिक शक्ति को माना। किसने? महाव ने माना।
किसने माना? महाव ने माना जो है कि ब्रिटेन व अमेरिका की शक्ति का रीजन क्या है? उनकी नौसैनिक शक्ति है, नौसैनिक शक्ति है। आप लोग समझ गए होंगे, जो राष्ट्र समुद्र के किनारे होता है वह ज्यादा शक्तिशाली होता है। इनके अनुसार ब्रिटेन व अमेरिका की सफलता का राज जो है उसकी नौसैनिक शक्ति है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। स्पाइकमैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पाइकमैन ने जो है हृदय भूमि की अपेक्षा किनारे की भूमि को अधिक महत्व दिया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कौन सा ऐसा विचारक है जिसने जो है हृदय भूमि की अपेक्षा किनारे की भूमि को अधिक महत्व दिया है? तो किसने दिया है? स्पाइकमैन। किसने दिया है? स्पाइकमैन। स्पाइकमैन ने हृदय भूमि की अपेक्षा किनारे की भूमि को अधिक महत्व दिया है। इसके अनुसार जो है उत्तरी यूरोप पर जिस राष्ट्र का आधिपत्य होगा वही भविष्य की महाशक्ति बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पहले यह पूछा जाता है कि हृदय भूमि की अपेक्षा किनारे की भूमि को किसने महत्व दिया? जो है उत्तरी यूरोप पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। किसने कहा है कि उत्तरी यूरोप पर जिस राष्ट्र का आधिपत्य होगा वही भविष्य की महाशक्ति बनेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पाइकमैन ने, किसने कहा? स्पाइकमैन ने हृदय भूमि की अपेक्षा किनारे की भूमि को अधिक महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तरी यूरोप पर जिस राष्ट्र का आधिपत्य होगा वही भविष्य में महाशक्ति बनेगा। आप लोग समझ गए होंगे, बार बार इसलिए रिपीट कर देते हैं जिससे एक बार आप लोग देख लें, आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वीं सदी में, ध्यान से समझिएगा, 21वीं सदी में वह देश शक्तिशाली होगा। अगर क्वेश्चन पूछा गया 21वीं सदी में कौन सा देश शक्तिशाली होगा, तो वह देश शक्तिशाली होगा जिसका पलड़ा व्यापार, वाणिज्य तथा सूचना तकनीकी क्रांति की दृष्टि से भरा होगा। कितने नाम याद करने हैं आपको? व्यापार, वाणिज्य तथा सूचना तकनीकी क्रांति की दृष्टि से भरा होगा। व्यापार, वाणिज्य, सूचना तकनीकी क्रांति के दृष्टि से भरा होगा, वही देश जो है शक्तिशाली होगा, वही देश शक्तिशाली होगा। 21वीं सदी में वह देश शक्तिशाली होगा जिसका पलड़ा व्यापार, वाणिज्य तथा सूचना तकनीकी क्रांति की दृष्टि से भरा होगा। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे वीडियो। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार बताइएगा, जरूर दूसरे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे लिए एक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।